हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। होप सो आपको ये स्टोरी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट करिएगा। ओके, तो चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग जी वहीं के ऊपर था एंड वहाँ पे एक पर्सन आया था। वो ज़मीन पे पड़े उस पर्सन को देखता है और उसे एहसास होता है कि वो अकेले नहीं है, उसके नीचे कोई और भी है। वो बड़ी बड़ी आइज़ करता है और पास आता है। तभी वो एहसास करता है कि ये कोई गाँव का पर्सन है। वो बड़ी बड़ी आइज़ करता है और उसके साथ जो पर्सन आया था उसे बुलाता है और कहता है, ये देख रहे हो, ये कोई गांव का पर्सन है और ये शहर का लग रहा है। इसने क्या हमारे गांव के पर्सन के साथ, आखिर ये कौन होगा? वो चिल्ला के बोलता है, हे उठो। तभी वांग जी के कानों में आवाज़ जाती है और वो धीरे से आइज़ ओपन करता है। वो इस समय नशे में था। वांग जी धीरे धीरे करके आइज़ ओपन करता है तो वो फील करता है कि जैसे कि वो किसी के ऊपर है। वांग जी नीचे देखता है तो बिखरे हुए बाल पड़े थे लंबे और उसके नीचे कोई पर्सन था। वांग जी हैरानी से उसे देखता है बट कुछ क्लियरली नहीं दिख रहा था। उसे लग रहा था उसका सर घूम रहा है, वो हैंगओवर में था। वांग जी को ऐसा लग रहा था कि उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली है, उसके बाद उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। वांग जी अपने हाथ को नीचे रखता है, तभी थोड़ा सा खुद को उठाता है और देखता है तो वो पर्सन कपड़े नहीं पहने था, मतलब उसकी अपर बॉडी शो हो रही थी, नेकेड। वांग जी हैरान होता है और उस पर्सन का फेस भी नहीं दिख रहा था क्योंकि बाल तो बिखरे हुए थे और उसका फेस भी नीचे की तरफ था, बर्फ़ की तरफ। वांग जी देख पा रहा था कि छोटा है पर्सन। वांग जी आवाज़ सुनता है फिर से। वांग जी अपना फेस टर्न करता है उस तरफ जहाँ से आवाज़ आ रही थी। सामने दो पर्सन खड़े थे। वांग जी हैरानी से देखता है, ये दोनों अल्फ़ा थे और ओल्ड लग रहे थे। तभी वांग जी कहता है, आप लोग? तभी कहता है, उठो लड़के, ये तुमने क्या किया है और तुम्हारे नीचे कौन है? तभी वांग जी देखता है। वांग जी कहता है, मुझे मुझे नहीं पता। और वांग जी बिल्कुल ऐसा लग रहा था बेहोश हो जाएगा। इधर वांग जी हटने की कोशिश करता है विंग से। उसे अजीब लग रहा था सब कुछ, उसका दिमाग भी काम नहीं कर रहा था, कुछ भी उसे समझ नहीं आ रहा था, हैंगओवर में था। अचानक सडनली क्या हुआ सच में उसे कुछ भी नहीं पता, और जो कुछ भी उसने किया था विंग के साथ वो भी उसे याद नहीं। वांग जी अलग हो रहा था, तभी वो एहसास करता है कि वो इस पर्सन के अंदर है, उसने खुद को एंटर करके रखा है। वांग जी बड़ी बड़ी आइज़ करता है और वो सामने खड़े हुए पर्सन को देखता है। उनके सामने ऐसे हटना ठीक नहीं है, पहले पता तो लगा है कि ये सब क्या है। वांग जी आसपास देखता है तो सामने पे विंग का लॉन्ग कोट पड़ा था। वांग जी हाथ बढ़ा के उसे खींचता है अपनी तरफ। अगर ये कोई ओमेगा है तो वांग जी को इसे कवर करना होगा क्योंकि ये नेकेड है और सब देख लेंगे इसे। वांग जी धीरे से खुद को दूर करता है उससे, तब अचानक से वो ओमेगा आवाज़ करता है, यानी कि विंग। विंग बहुत ज़्यादा पेन में था और रोने लगता है, मतलब वो बेहोशी की हालत में रोने लगता है। विंग की बॉडी पूरी अकड़ गई थी इस ठंड में, और वांग जी जब तक कर रहा था तब तक तो ठीक था, लेकिन उसके शांत होने के बाद विंग पूरा टायर्ड था। विंग ठंड से काँप रहा था। वो लोग कहते हैं ये सब क्या है? वांग जी धीरे धीरे हट रहा था, वो फ्रंट से नेकेड था। वांग जी विंग को कवर करता जा रहा था हटते हटते। तभी वो लोग दूसरी तरफ फेस कर लेते हैं। वो समझ जाते हैं कि हालत बहुत ज़्यादा बुरी है। पहले वो लोग दूसरी तरफ फेस करते हैं और सोचते हैं ये बताना पड़ेगा गांव के मुखिया को। इधर वांग जी देखता है कि वो लोग दूसरी तरफ फेस किए हुए हैं, तभी वांग जी तुरंत ही उस ओमेगा को सीधा करने लगता है। वांग जी उस ओमेगा का फेस देखता है और वो देख के शॉक्ड था। ये बहुत छोटा ओमेगा था और काफ़ी ज़्यादा प्यारा था। वांग जी पहले खुद के कपड़े ठीक करता है, खुद को ड्रेसअप करता है और उसके बाद ऊपर से शर्ट पहनता है। उसके बाद वांग जी उस ओमेगा को धीरे से पकड़ता है और उसे उस जैकेट को पहना देता है, लॉन्ग जैकेट, और उसे अच्छे से बंद कर देता है उसकी चेन, और बस वो उसके थाइस के ऊपर तक का एरिया, नेक तक कवर था। वांग जी देखता है तब तक वो लोग टर्न हो जाते हैं और वो देखते हैं, कहते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत शहरी, तुमने हमारे गाँव के? जैसे वो देखते हैं उस ओमेगा का फेस, क्योंकि उन्होंने अभी तक नहीं देखा था, क्योंकि उन्हें लगा वो अपने टमी के बल पे होगा, लेकिन वांग जी ने सीधा कर दिया था। जैसे उनकी नज़र जाती है वो देखते रह जाते हैं। वो तुरंत ही दौड़ के आते और कहते विंग। तभी वांग जी हैरानी से देखता है
और वो पीछे होता है और वो पीछे की तरफ गिर जाता है, मतलब वो खुद को स्टेबल नहीं कर पा रहा था। वांग जी अपनी आइज़ को ओपन करने की कोशिश कर रहा था और वो खुद को उठाने की, लेकिन वो फिर से गिर जाता है, मतलब वो नीज़ पे खड़ा होता है और फिर से गिर जाता है और वांग जी बेहोश अगेन से। तभी वो चिल्ला पड़ते हैं और वांग जी को कुछ भी सुनाई नहीं देता और वो बेहोश हो चुका था। यहाँ से टाइम स्किप होता है और वांग जी की धीरे धीरे करके आइज़ ओपन हो रही थी। वांग जी अपनी आइज़ को ओपन कर रहा था ब्लिंक करते हुए और वो देखता है, तभी वो देखता है कि एक रूम में वांग जी है। ये हट टाइप का है, झोपड़ी टाइप का रूम। वांग जी आसपास नजरें करता है, लेकिन अभी भी उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था पता नहीं उसने क्या ही पी लिया है जिसकी वजह से वो स्टेबल नहीं हो पा रहा है। वांग जी अपने सर को बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं कर पा रहा था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बस इतना समझ आ रहा था कि वो कहीं पे है और किसी घर में रुका हुआ है, कुछ हुआ था, और वो अगेन से सोचते हुए सो जाता है। फिर कुछ टाइम स्किप करके दिखाते हैं। फाइनली वांग जी को किसी की आवाज़ आ रही थी सोते हुए। वांग जी आइज़ ओपन करता है, तभी उसे एहसास होता है कोई उसे टच कर रहा है। वांग जी आइज़ ओपन करके देखता है, तभी सामने एक पर्सन था। वो वांग जी को ट्रीट कर रहा था, उसके नब्ज़ को चेक कर रहा था। वांग जी धीरे से पूछता है, कौन हो आप? तभी वो पर्सन कहता है, मैं वैद हूँ। तभी वांग जी कहता है, वैद? ओह, इट मीन्स डॉक्टर। वो वैद इलाज कर रहे थे, उसमें बिज़ी थे। वांग जी बहुत स्लो बोल पा रहा था। वांग जी देखता और कहता, मैं कहाँ हूँ? ये कौन सी जगह है? मुझे क्या हुआ है? तभी वो कहते हैं, मुँह खोलो। वांग जी धीरे से माउथ ओपन करता है और वो एक मेडिसिन का सूप डालते वांग जी के माउथ में वांग जी पी लेता है, क्योंकि जो मेडिसिन वांग जी ने पी थी उसका ओवर डोज ले लिया था पूरा का पूरा। अब वो थोड़ा सा ही 1-2 ड्रॉप इतना असर करती है तो वांग जी का तो पूरा सिस्टम ही हिला दिया था उस मेडिसिन ने। वांग जी अभी तक होश में नहीं आ पा रहा था उसके नशे से। वो मेडिसिन का जो तोड़ था वो वैद ने पिला दिया था। उन्हें समझ में आ गया था कि वांग जी ने क्या पिया, क्योंकि ऐसा पहले भी 1-2 बार हो चुका था किसी के साथ, तो उन्हें पता था इस तरीके की हालत कौन सी सिचुएशन में होती है। और वो सब कुछ अच्छे से चेक करने के बाद वांग जी को वो मेडिसिन पिला देते हैं जिससे वांग जी रिकवर हो जाए, क्योंकि वो होश में नहीं आ रहा था तो पिलाए कैसे उसे। वांग जी पी लेता, उसके बाद आंखें बंद कर लेता और रिलैक्स होता है। वांग जी के पास से वो वैद चले जाते हैं। फिर उसके बाद टाइम स्किप होता है। 1 घंटे बाद वांग जी धीरे से आइज़ ओपन करता है और अभी के लिए उसके सेंसेस काम कर रहे थे। वांग जी धीरे से सर पकड़ता है। उसे हेडेक तो हो रहा था लेकिन उसका सर घूम नहीं रहा था और ऐसा भी नहीं लग रहा था कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। वांग जी उठ के बैठ जाता है, आसपास देखता है, फिर वो खुद को देखता है। वांग जी कहता है, मैं कहाँ पे हूँ और ये कौन सी जगह? वांग जी ब्लैंकेट को हटा देता है और बाहर निकलता है। ये हट काफ़ी हॉट थी, गर्म, मतलब यहाँ के हिसाब से बेस्ट थी। आग जल रही थी अंदर। वांग जी धीरे से जाता है और डोर को ओपन करने की कोशिश करता है, बट डोर ओपन नहीं होता है। वांग जी को अजीब लगता है। वो फिर से ओपन करता है और फिर वो नॉक करता है। काफ़ी देर नॉक करने के बाद एक लेडी आके ओपन करती है और वो जैसे ओपन करती है वांग जी कहता है, मुझे लॉक क्यों किया था? वो बाहर निकलने लगता है, तभी वो लेडी कहती है, रुक जाओ। वांग जी कहता है, हट जाइए यहाँ से, और वो साइड करता है। वांग जी को अजीब लग रहा था। वांग जी मन में कहता है, मैं कहाँ के फंस गया हूँ और ये कौन सी जगह है? वांग जी आके बाहर देखता है तो पूरा एरिया बर्फ़ से ढका हुआ था, लेकिन लग रहा था कि यहाँ सब आसपास घर ही घर है, बस झोपड़ियाँ बनी है थोड़ी थोड़ी दूर पे। वांग जी आगे निकलता है, तभी सामने एक पर्सन आता है। वांग जी उसे पहचान जाता है। वांग जी कहता है, आप? क्योंकि ब्लरी याद था उसे, बट याद था। तभी पर्सन कहता है, जा कहाँ रहे हो? वांग जी कहता है, कहाँ जा रहा हूँ? मैं बाहर आ रहा हूँ, देख रहा हूँ कि ये सब क्या है, ये कौन सी जगह है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप क्या बता सकते हैं? तभी वो पर्सन कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने जो किया है ना उसके लिए तुम्हें सज़ा मिलेगी। वांग जी कहता है, क्या? मैंने क्या किया? सज़ा? तभी कहता है, अनजान बनने की एक्टिंग मत करो सहरी, तुम्हें अच्छे से पता है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तुमने हमारे यहाँ के ओमेगा के साथ इस तरीके की हरकत की है। वांग जी कहता है, ओमेगा? फिर वांग जी को याद आता है उसका किसी के साथ वो सब कुछ हो गया। वांग जी कहता है, राइट, वो कौन था? मैं नहीं जानता, और ये सब कुछ कैसे हुआ मैं ये भी नहीं जानता। तभी वो कहते हैं, अपना मुंह बंद रखो, और वो वांग जी को आर्म से पकड़ लेते हैं। तभी वांग जी देखता है वो खींचते हुए वांग जी को ले जा रहे थे कहीं, और वो लेडी भी साथ में जा रही थी।
वांग जी को समझ नहीं आ रहा था। वांग जी कहता मेरा हाथ छोड़िए, क्या करें आप। वो खींचते हुए ले जाते हैं एक प्लेस पे, एक बड़े से ऊंचे प्लेस पे, जहाँ पे एक पर्सन सेंटर पे बैठा था और आसपास और लोग। तभी पर्सन के सामने वांग जी को थोड़ा धक्का मारते हुए आगे करता है वो पर्सन जो कि खींच के लाया था। तभी वो पर्सन कहता है मुखिया जी, ये उठ गया है, इसको इसके किए की सज़ा दीजिए और मेरे बच्चे को इंसाफ, और मुझे भी। आपको पता है ना ओमेगास के साथ ऐसा हो जाए तो क्या होता है। हमारी पूरी इज्जत ख़राब हो गई इस सहरे के चक्कर में, और हमारे ओमेगा की भी। तभी मुखिया देखते हैं वांग जी को और कहते हैं तुमने जो कुछ भी किया है उसके लिए तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। वांग जी कहता है मैंने किया क्या है, कैसी पनिशमेंट। देखिए मुझे पता है वो सब कुछ हो गया है, मैंने जानबूझ के नहीं किया, पता नहीं कैसे हो गया, मुझे नहीं पता, लेकिन सज़ा देना सही नहीं है। वो कंडीशन मुझे नहीं याद है सच में। मैं आपको बताता हूँ। वांग जी अपनी पूरी कहानी बताता है कि वो कैसे स्कीइंग कर रहा था और तूफ़ान आया, उसके बाद वो किसी बर्फ़ के तूफ़ान में दब गया, उसके बाद उसे याद नहीं। तब ये कहते हैं बहाने मत बनाओ शहरी, हमें पता है तुमने हमारे ओमेगा के साथ ये सब कुछ जानबूझ के किया है। तुम शहरी आते ही इसलिए हो ताकि गांव के ओमेगास के साथ ये सब कुछ कर सको, ज़्यादा बहाने मत बनाओ। वांग जी कहता है आपको पता तो होगा कल तूफ़ान आया। तभी वो कहते हैं कल नहीं, 3 दिन पहले आया था। वांग जी कहता है हाँ भाई, तो क्या 3 दिन हो गए मुझे। तभी कहते हैं तुम यहाँ बेहोश हो 3 दिन से। वांग जी कहता है देखिए तूफ़ान आया, इतना तो मानते हैं ना। तभी कहते हैं हाँ, उसी तूफ़ान का बहाना बना के तुमने ये सब कुछ किया है, तुम जिंदा बच गए इतने भयानक तूफ़ान में भी। वांग जी कहता मुझे नहीं पता, मुझे बिल्कुल नहीं पता, लेकिन मैंने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया आपके बच्चे या आपके ओमेगा के साथ, सच बता रहा हूँ। देखिए मैं इसके लिए पे कर सकता हूँ, लेकिन मुझे जान दीजिए, मुझे कोई सज़ा की ज़रूरत नहीं है। सज़ा तब देते जब गलती होती है, मेरी गलती नहीं है। मैं मुसीबत में फंस गया था, आई एम स्टक्ड इन दिस सिचुएशन। वो स्नो फॉल और वो स्नो स्टॉर्म, वो सब भयानक था। मैं समझ नहीं पाया, मैं उसमें फंस गया था, मैं निकल नहीं पा रहा था, मेरा दम घुट रहा था। मुझे नहीं पता क्या हुआ कैसे हुआ, मैं बेहोश हो गया था इतनी ज़्यादा ठंड से, और मुझे कुछ भी याद नहीं है सच में। और आपके यहाँ का ओमेगा कब मेरे पास आया, कब हमारे साथ ये सब कुछ हुआ, मुझे सच में कुछ भी याद नहीं सही से। हाँ ब्लरी से याद है कोई आया था मेरी हेल्प के लिए, लेकिन सच में मुझे क्लियरली याद नहीं है ये सब कैसे हुआ। तभी कहते हैं अपना दिमाग मत लगाओ, शांत रहो। वांग जी कहता है देखिए अच्छा ठीक है मैं शांत हूँ, आपके ओमेगा के साथ गलत हुआ है, मैं मानता हूँ। आप क्या सज़ा देना चाहते हैं दे दीजिए। तभी वो देखते हैं और कहते हैं तो तुम सज़ा लेने के लिए रेडी हो। वांग जी कहता है हाँ, मैंने जानबूझ के नहीं किया, लेकिन हो गया मुझसे। हाँ मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ कि ये सही नहीं था, तो आप जो भी चाहेंगे मैं दे दूँगा आपको। तभी जो ओमेगा के बाबा थे वो आते हैं और कहते हैं मुखिया जी मुझे इंसाफ चाहिए अपने बच्चे के लिए। मुखिया कहते हैं वही चांग से शांत हो जाओ, बात कर रहा हूँ मैं, सज़ा मिलेगी और इन्हें भरपाई भी करनी पड़ेगी उसकी। वांग जी चुपचाप खड़ा था, वो सोच रहा था अगर सज़ा मिलनी है तो मिल जाए, उसने इतना बड़ा कांड जो किया। वांग जी चुपचाप खड़ा था। तभी जो मुखिया थे वो कहते हैं तुम्हें शादी करनी होगी, जिस ओमेगा के साथ तुमने सब कुछ किया है उसी से। वांग जी पहले तो खड़ा था नॉर्मली, फिर शॉक्ड होता है, अपनी बड़ी बड़ी आइज़ करता है और उन्हें हैरानी से देखता है और कहता है क्या। तभी वो कहते हैं तुम्हें शादी करनी होगी हमारे विंग से। वांग जी कहता है विंग शादी। वांग जी कहता है देखिए ये कुछ ज़्यादा है, आपको सज़ा देनी है ना तो सज़ा दीजिए, ये सज़ा नहीं है, ये बहुत बड़ा फ़ैसला है लाइफ का, और मैं कैसे आपके बच्चे को एक्सेप्ट कर लूँ शादी। देखिए ऐसा नहीं हो सकता, मैं पहले से इंगेज्ड हूँ, मेरी एक फियांसे है और जल्द ही मेरी उससे शादी होने वाली है। तभी वो कहते हैं हमें नहीं पता, हमारे बच्चे के साथ ये सब कुछ हुआ है, और गांव में अगर ओमेगा के साथ ये सब कुछ हो जाए तो जिसने किया होता है उसे शादी करनी पड़ती है, चाहे वो शहर का चाहे वो गांव का। वांग जी कहता है लेकिन मैं नहीं कर सकता, मेरी शादी ऑलरेडी फिक्स है और मैं
आपके यहाँ के ओमेगा से बिल्कुल भी शादी नहीं कर सकता, ये गलत है। आप कोई और पनिशमेंट दे दीजिए, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, लेकिन ये नहीं। तभी कहते हैं करना तो आपको यही पड़ेगा, वरना आप इस गांव से ज़िंदा नहीं जा पाएंगे। वांग जी बड़ी बड़ी ऐस करता है। तभी मुखिया कहते हैं यहाँ का रूल है, यहाँ के लोग होते हैं तो उन्हें करनी पड़ती है, चाहे जैसे करना पड़े, लेकिन शहर के लोगों के लिए स्पेशल रूल है। जाएंगे यहाँ से तो जिस ओमेगा के साथ ये कांड किया है उससे शादी करके हंसी खुशी यहाँ से जाएंगे, और अगर नहीं करना है शादी तो यहाँ से उनकी बॉडी ही जाएगी, बॉडी भी नहीं भेजेंगे। वांग जी देख रहा था, वो मुखिया खड़े हो जाते हैं और यहाँ के रूल्स कट्टर थे। तभी वो कहते हैं यहाँ के रूल के ख़िलाफ़ कोई भी नहीं जा सकता, हमारे गांव के ओमेगा के साथ और उसकी इज्जत के साथ कोई नहीं खेल सकता। तुम्हें मालूम भी है कि यहाँ किस तरीके से ऐसे ओमेगा को देखा जाता है? वांग जी देख रहा था। वांग जी कहता चाहे जो हो जाए मैं शादी नहीं करूँगा। समझ में आया आपको? आप मुझे इस चीज़ के लिए फोर्स नहीं कर सकते, और रही बात यहाँ से जाने की तो मैं जाके रहूँगा। वांग जी जाने की कोशिश करता है, तभी काफ़ी सारे अल्फा आते हैं और डंडे लेके आते हैं। वांग जी देखता है, मुखिया कहते हैं सीधी तरीके से मान जाओ शहरी, वरना अच्छा नहीं होगा। शादी कर लो, हमारे बच्चे को अपने साथ ले जाओ, खुशी खुशी रहो, तुमने जो किया उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, वरना अच्छा नहीं होगा, वरना तुम्हें यहाँ से सही सलामत जाने नहीं देंगे। और हाँ, ज़्यादा किया तो हाथ पैर तोड़ के तब तुम्हारी शादी कराएंगे, लेकिन शादी तो तुम्हें हमारे विंग से करनी होगी। वांग जी कहता है आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? मैं ऑलरेडी इंगेज्ड हूँ, मेरी शादी फिक्स है, मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं उससे प्यार करता हूँ, आपकी बेटी से कैसे कर लूँ? ये रिश्ता सिर्फ समझौता होगा। मैं नहीं जानता उसे, और मैं जिसे जानता नहीं उसके साथ शादी कैसे कर लूँ? मेरा आपके गांव से, आप लोगों से कोई लेना देना नहीं है, मैं बस फंस गया हूँ। मेरी मजबूरी को, मेरी इस कंडीशन को आप यूज़ कर रहे हैं, गलत है। आप अपने ओमेगा के लिए अगर कोई ढूंढना चाहते हैं तो मैं शादी करा दूँगा, आप मेरे साथ भेज दीजिए, मैं किसी अच्छे पर्सन के साथ शादी करा दूँगा, लेकिन मैं नहीं कर सकता। तब वो कहते हैं हमें अच्छे से पता है तुम जैसे लोग क्या करते हो, शहर ले जाके ओमेगास को सेल कर देते हो, और वो ओमेगा कभी वापस नहीं आता है। वांग जी आईब्रो सिकोड़ता और कहता मैं इतना घटिया इंसान नहीं हूँ, मैं किसी अच्छे पर्सन से उसकी शादी कर दूँगा, पूरी कंडीशन बता दूँगा उसे, और जब तक उसके लिए कोई सूटेबल पर्सन नहीं मिल जाएगा मैं उसके साथ ही रहूँगा, लेकिन शादी नहीं कर सकता। तभी कहते शादी तो तुमसे ही होगी, जिसके साथ इंसान वो सब कुछ करता है उसी के साथ शादी भी करता है। हमारे बच्चे के साथ तुमने सब कुछ किया है, तो अब हस्बैंड भी तुम ही बनोगे इसके। वांग जी कहता है मैं बिल्कुल शादी नहीं करूँगा। वांग जी वहाँ से निकलने लगता है, तभी उसे पड़ती है उसके बैग पे एक स्टिक यानी कि डंडा, और वो धड़ाम से गिरता है। उसके पैरों के पास भी पड़ती है, जहाँ से नीज होती है, पैर फोल्ड होते हैं वहाँ पे पीछे साइड। तभी वांग जी गिर जाता है और वो हैरानी से देखता है। वांग जी को लग गई थी एक तो ठंड, ऊपर से उसमें डंडे पड़ना बहुत बुरा था। वांग जी कहता अरे पहले अपने बच्चे से तो पूछ लो कि आपके बच्चे को करनी है नहीं शादी। तभी कहते हैं हमारे यहाँ के ओमेगास फैसला नहीं लेते, और वैसे भी उसके साथ जो हुआ है अब वो उस लायक नहीं बचा कि उसके लिए फ़ैसला लिया जाए। उसने अपनी सीमाएं तोड़ी हैं, उसने अनजान अल्फ़ा के साथ ही सब कुछ किया, तो उसे तो इसके किए की सज़ा अलग तरीके से देंगे, लेकिन तुम्हें उससे शादी करके उसे ले जाना होगा। वांग जी कहता है क्या गारंटी है कि मैं शादी करने के बाद भी उसे अपने पास रखूँगा? ऐसा भी तो हो सकता है मैं वहाँ ले जा के भी उसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ, बेच सकता हूँ, क्या गारंटी है? तब भी आप नहीं ढूंढ पाएंगे। तभी मुखिया चल के आते हैं वांग जी की तरफ, जो वी चांग से थे वो खड़े थे और कहीं ना कहीं आंखें नम थी उनकी। जो मुखिया थे वो आके सामने खड़े हो जाते वांग जी और कहते हैं हाँ तो कुछ भी करो, तुम्हारी वाइफ बन जाए, इस गांव से चली जाए इज्जत से, हमें कोई मतलब नहीं उसके बाद कुछ भी है उसके साथ। वांग जी बड़ी बड़ी ऐश करता और धीरे से उठने लगता है। वांग जी कहता क्या? जिसकी इज्जत के लिए इतना फ़ाइट कर रहे हैं, बाद में उसके जीने मरने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? तभी कहते हैं नहीं पड़ेगा, यहाँ से हम इज्जत के साथ उसे विदा कर देंगे, बाकी तुम कैसे रखते हो कैसे नहीं तुम्हारी प्रॉब्लम। वांग जी कहता है ये गलत है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ उसका वहाँ ले जाके। क्या पैसे किसी अनजान के हाथों
अपने बच्चे को दे देंगे? तभी कहते हैं अब वो किसी के लायक नहीं बचा है। वांग जी कहता बस एक बार ये सब कुछ होने से क्या इंसान की वैल्यू ख़त्म हो जाती है? क्या इतने ख़राब रूल हैं आपके? तभी मुखिया कहते हैं अपनी हद में रहो शहरी, जितना कहा उतना करो। तुम्हें नहीं पता हमारे रूल्स के बारे में, उनकी बेइज्जती करने का तुम्हें हक नहीं है, समझ में आया? वांग जी कहता है बिल्कुल है, ये घटिया रूल बदल दीजिए और अपने बच्चे की फ़िक्र करिए। मैं उससे शादी नहीं करूँगा, अगर मुझसे शादी हो गई तो अपने पास नहीं रखूँगा। तभी कहते हैं हमें मतलब नहीं है, कुछ भी करो उसका, शादी करके तुम्हें जाना पड़ेगा यहाँ से, वरना जा नहीं पाओगे। वांग जी देख रहा था और वो ऐसे ढीठ लोगों को देख के इरिटेट हो रहा था। वांग जी कहता शादी, मुझे पहले उस ओमेगा को देखना है, उससे बात करनी है। तभी वो कहते हैं ज़रूर। फिर वो वी चांग से को देखते हैं, वी चांग से अपनी वाइफ को, मतलब कि सैरन को। सैरन वहाँ से जाती है और वो कुछ देर में वापस आती है। एक छोटा सा ओमेगा सामने से लाया जा रहा था, सैरन उसे लेके आ रही थी। ये विंग था, विंग सर नीचे करके आ रहा था और शर्म से उसका सिर झुक चुका था। अब वो किसी को फेस उठा के नहीं देख पा रहा था। जो कुछ भी उसके साथ हुआ था पूरे गांव में पता चल गया था और विंग अब किसी को फेस नहीं कर पा रहा था, बस रोए जा रहा था इतने दिन से। तभी विंग लड़खड़ाते हुए आता है। उसकी कंडीशन ठीक नहीं थी क्योंकि इस हालत में वांग जी ने किया था, उसे होश नहीं था और काफ़ी हद तक विंग डैमेज हो चुका था। विंग की मेडिसिन भी चली थी, वैद्य ने इलाज किया था, लेकिन टाइम लग रहा था उसे रिकवर होने में। वांग जी बिल्कुल जानवर बन गया था उस मोमेंट। वांग जी हैरानी से देख रहा था, उसे नहीं पता था उसने किस हद तक विंग को हार्म किया है। विंग आता है और सर झुका के ही खड़ा रहता है। तभी मुखिया कहते हैं बात करो। वांग जी देखता विंग को, उसे ये चेहरा याद आता है। वांग जी विंग की तरफ बढ़ता है, विंग डरता है और पीछे हो जाता है 2 कदम। वांग जी कहता है सुनो, तुमसे बात करनी है। विंग चुपचाप खड़ा था। वांग जी कहता है तुम्हारे गांव वाले ये सब क्या कह रहे हैं? मेरा और तुम्हारा वो सब कुछ हो गया, मुझे नहीं पता कैसे हुआ। विंग चुप था, कुछ नहीं कह रहा था। वांग जी कहता है कुछ बोलो। देखो, मैं तुम्हें नहीं पसंद करता, न जानता हूँ, ना तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारे गांव वाले ज़बरदस्ती मेरी शादी तुमसे करा रहे हैं। मैं ऑलरेडी इंगेज्ड हूँ किसी के साथ और जल्दी उससे शादी होने वाली है। मैं उसे प्यार करता हूँ, तुम्हें नहीं। तुम्हारी शादी मुझसे होगी तो मैं कुछ भी नहीं दूँगा, तुम समझ रहे हो? मुझसे कुछ नहीं मिलेगा। अपने घर वालों को, अपने गाँव वालों को समझाओ, ये शादी सही नहीं है। विंग चुप था। वांग जी कहता है कुछ बोलो। वो सब कुछ जो कुछ भी हुआ मुझे नहीं पता। तुम कैसे आए? तुम आए हो, मैं नहीं आया हूँ, तुम्हें अच्छे से पता है। मुझे नहीं पता तुम वहाँ कैसे पहुँचे हो, सच में मुझे नहीं पता। प्लीज़ मुझे बताओ, इन्हें बताओ क्या हुआ था। विंग चुप था, कुछ भी नहीं कह रहा था। वांग जी कहता बोलो प्लीज़। अगर तुमने बोला नहीं तो ये तुम्हारी शादी मुझसे करा देंगे और तुम्हारी पूरी लाइफ का सवाल है, बर्बाद हो जाएगी। मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ और तुम भी मुझे नहीं, तो पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी तुम्हारी। क्या तुम चाहोगे? क्या तुम चाहोगे ऐसा? विंग चुप था। तभी वो कहते हैं विंग धीरे से सर उठाता है। उसके बाबा कहते हैं तुम्हें इस अल्फ़ा से शादी करनी होगी, तुम तैयार हो ना? विंग धीरे से वांग जी को देखता है। वांग जी विंग को देख रहा था, उसकी आंखें नम थी और विंग रोए जा रहा था। विंग हाँ में सिर करता है। वांग जी बड़ी बड़ी आइज़ करता है। वांग जी कहता है तुम ये क्या कह रहे हो? मैंने इतना सब कुछ तुम्हें बताया, तुम अभी भी हाँ में सिर कर रहे हो? ये गलत कर रहे हैं, तुम्हारी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। मना कर दो, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा, नहीं करना चाहता। जो कुछ भी हुआ हमारे बीच मैं उसके लिए पे कर सकता हूँ, जो कुछ तुम चाहो। मैं तुम्हारी किसी और से शादी करा सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं कर सकता। मैं कभी खुश नहीं रहूँगा और न तुम्हें रखूँगा। शादी है, मजाक नहीं। बट विंग नो रिस्पॉन्स। तभी वही चांग से कहते हैं विंग तैयार है, विंग शादी कर लेगा, बस इस अल्फ़ा को तैयार करिए मुखिया जी। तभी मुखिया कहते हैं देख लिया क्या बात करनी थी। वांग जी विंग को बस हैरानी से देख रहा था। तभी कहते हैं अगर तुम्हारी बात हो चुकी हो तो हाँ करो शादी के लिए, जल्दी तुम्हारी शादी कराएंगे और तुम यहाँ से जा सकते हो विंग को लेके। वांग जी हैरानी से मुखिया को देखता और फिर जो विंग के पेरेंट्स थे उन्हें। वांग जी कहता आप दोनों विंग के माता पिता हो ना? इतने ज़्यादा निर्दयी कैसे हो सकते हो? किसी अनजान के हाथों अपने बच्चे को भेज रहे हो? आपको बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये सही नहीं है? तभी वो दोनों दूसरी तरफ फेस करते हैं।
वांग जी समझ जाता है यहाँ के लोग ढीठ हैं, नहीं मानेंगे। वांग जी एक बार फिर विंग से बात करता है। वांग जी कहता है अभी मना कर दो प्लीज़, मैं बता रहा हूँ, अच्छा नहीं होगा। विंग कुछ भी नहीं कहता। वांग जी कहता मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, मना कर दो कि तुम्हें शादी नहीं करनी है, मेरी नहीं सुन रही है, तुम बोल दो, शायद तुम्हारी सुन ले। तभी वो कुछ भी नहीं कहते हैं और ना ही विंग कहता है। वांग जी कहता अगर तुम्हारी शादी मुझसे हो गई ना, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दूँगा, पहले वार्निंग दे रहा हूँ। विंग चुप रहता है और बस रो रहा था। उसके घर वाले भी सुन रहे थे, लेकिन कोई फ़र्क नहीं किसी के भी फेस पे। तभी वांग जी देखता है, मुट्ठियाँ कसता और कहता तुम नहीं कुछ बोलोगे है ना। विंग चुप था। वांग जी वहाँ से निकलने लगता है और कहता है मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। वांग जी जैसे जाता है उस पर फिर डंडों की बरसात हो जाती है और वांग जी धड़ाम से गिर जाता है। तभी वो लोग पीटना शुरू करते हैं और वांग जी की बजा देते हैं। वांग जी इरिटेट हो जाता है और वो उठ जाता है। फिर वो फाइट करता है उठ के, मतलब जो मारने आ रहा था उसे पकड़ के मार रहा था। विंग देख रहा था और रो रहा था। बाकी सभी इकट्ठा हो जाते हैं और वांग जी को रोकने लगते हैं और उसे अब मारते नहीं, ज़बरदस्ती पकड़ लेते हैं। वांग जी इरिटेट होता है और ख़ुद को छुड़ाने की कोशिश करता है। कैसे तैसे करके वांग जी के हाथों को पकड़ के उसके कमर के पीछे टाई कर देते हैं। वांग जी चिल्लाता है और कहता है क्या कर रहे हो, ये सब ज़बरदस्ती है, ये सही नहीं कर रहे हो। लेकिन वांग जी की कोई नहीं सुनता है। उसके हाथों को पीछे टाई किया जाता है। उसके बाद उसे पकड़ लिया जाता है और ज़बरदस्ती धक्का मार मार के उसे ले जा रहे थे। वांग जी कहता छोड़ दो मुझे, अच्छा नहीं होगा, पूरे गाँव को जेल भेज दूँगा। तभी वो लोग कुछ भी नहीं कहते। वांग जी कहता जानते नहीं हूँ मैं हूँ कौन हूँ और क्या हूँ, और तुम लोग के साथ क्या हो सकता है, ये ज़बरदस्ती शादी कराने का नतीजा। तभी कोई कुछ भी नहीं कहता है। यहाँ के राजा तो वो लोग खुद थे, उन पे कोई भी बाहर के रूल्स रेगुलेशंस लागू नहीं होते थे। वो लोग सबकी सीमा से बाहर थे, इसलिए वो रिलैक्स थे। वांग जी कुछ भी कह ले। इधर वांग जी को गुस्सा आई थी और वांग जी मन हो रहा था सबको जेल में डलवा दे, क्योंकि उसे दिख रहा था यहाँ ज़्यादा लोग नहीं हैं। वांग जी को खींचते हुए वो ले जाते हैं और एक कमरे में ले जाके जहाँ पे वो अब तक था उसी में फेंक देते हैं और बंद कर देते हैं रूम। वांग जी अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश करता है, बट टाइट करके वांग जी के हाथों को बांधा था। तभी वांग जी कहता है मैं कहाँ फंस गया, मुझे नहीं करनी शादी, मुझे यहाँ से निकलना है। वांग जी अपने हाथों को खोलने का ट्राई करता है, बट कोई फ़ायदा नहीं। इधर विंग को वापस से उसके रूम में ले आया जाता है। तभी विंग की माँ उसके सामने थी, विंग रो रहा था। तभी कहती है अल्फ़ा की बातों पे बिलीव मत करो, एक बार शादी हो गई तो तुम्हें अपना लेगा, ऐसा नहीं होता है, रोना बंद करो, जो कुछ भी हुआ उसे फेस करो। विंग चुप था। तभी कहते हैं तुम्हें उससे शादी करनी होगी, तुम्हारे बाबा और हमारी इज्जत का ख्याल करो। विंग चुप था। विंग हाँ में सिर करता। तभी कहती है अब एक काम करो, तुम आराम करो, थोड़ी देर में कपड़े लेके आती हूँ, फिर तुम्हारी शादी होगी उस अल्फ़ा के साथ। विंग कुछ नहीं कहता। विंग को मेडिसिन देती है ताकि वो चलने लायक हो जाए। उसके बाद वो निकल लेती हैं। कुछ देर बाद वो आती है विंग के पास और विंग को कपड़े देती है। विंग देखता है वेडिंग हार्मफुल। विंग की आंखों से आंसू निकल जाते हैं। विंग धीरे से उस हार्मफुल को पकड़ता है। उसकी मदर कहती है तैयार हो जाओ। तभी विंग हाँ में सिर करता है। फिर उसके बाद विंग कपड़े पहनना स्टार्ट करता है और वो मिरर में खुद को देख रहा था और रोता जा रहा था। धीरे धीरे करके विंग पूरे कपड़े पहन लेता है। विंग सोच रहा था वांग जी के फेस को, वांग जी की बातों को, और विंग रो रहा था, सोच रहा था कि उसके गांव वाले कैसे उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल लें, यहाँ तक कि उसके माता पिता भी, और वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है। और उस पर्सन ने जिसके साथ शादी हो रही है वो कैसे धमकी दे रहा है विंग को, और उसे डर भी लग रहा है। विंग को एक अनजान इंसान के साथ भेज रहे थे। उसे नहीं पता था सडनली उसकी लाइफ में इतना बड़ा चेंजमेंट होगा, और वो किसी की लाइफ बचाने गया था, लेकिन आज वो किस मुकाम पे खड़ा है, उसकी लाइफ खुद डेंजर में। किस पे बिलीव करे किस पे ना। वही का मन था कि चिल्ला चिल्ला के बोल दे कि उसे नहीं करनी शादी, उसे नहीं जाना अपने गांव को छोड़ के एक अनजान इंसान के साथ, जिसे विंग जानता भी नहीं है, जो अभी से डरा रहा है, धमका रहा है विंग को। विंग को डर लग रहा था, लेकिन विंग कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपने गांव वालों और अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा सकता। ओमेगा को यहाँ सिर उठाने का हक नहीं है, और अगर किसी ओमेगा के साथ ऐसा हो जाता है तो जो करता है उसके साथ ज़बरदस्ती शादी कराई जाती है, चाहे वो गलती से हुआ हो, चाहे मजबूरी में हुआ हो, चाहे जानबूझ के, लेकिन शादी तो उसी इंसान से करनी पड़ती है चाहे जैसे हो। और विंग को ये रूल्स पता थे। विंग कुछ भी नहीं कर सकता था। विंग को अपने माता पिता को नहीं छोड़ना था, लेकिन उसे जाना पड़ा था।
विंग अपने आंसू को साफ करता है और वो बस इंतज़ार कर रहा था अपनी माँ के आने का। विंग को याद आता है वांग जी के वर्ड कि वो किसी और के साथ है, एंगेज्ड। विंग मन में सोचता है वो तो पर्सन मुझसे नफ़रत करेगा क्योंकि उसकी शादी मुझसे हो रही है। उसने कहा था कि वो मुझे चैन से जीने नहीं देगा। विंग को डर लग रहा था बहुत ज़्यादा। थोड़ी देर में जो विंग की मदर थी वो आती है अंदर और उसके बाद आके डोर ओपन करती है। विंग रेडी होकर खड़ा था। वो गांव का हार्मफुल था, गांव के लुक में, और वैसे ज्वेलरी भी थी गांव के स्टाइल में, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं थी, कुछ पत्थरों से बनी हुई थी। तभी वो आती है और कहती है विंग देखता है। विंग सर नीचे करता है। तभी कहती है चलो। वो विंग के फेस पे वेल डालती है और विंग को ले जाती है। इधर वांग जी को खींचते हुए ले जाया जाता है टेंपल तक। वांग जी चिल्लाता रहता है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। तभी वांग जी को खड़ा किया जाता है और उसके बाद वांग जी बस स्ट्रगल कर रहा था। वांग जी कहता है ये सही नहीं कर रहे हो, छोड़ दो मुझे, ये सही नहीं है, ना मेरे साथ ना उस ओमेगा के साथ, प्लीज़ जाने दो मुझे, मैं नहीं करूँगा शादी, और मैं उसे कभी हैप्पी नहीं रखूँगा, मैं जीना हराम कर दूँगा, तुम लोग का भी और उसका भी। बट वो लोग नहीं सुनते और बस चुपचाप खड़े रहते हैं। इधर विंग को लाया जाता है और वांग जी की साइड में खड़ा किया जाता है। विंग तो बस रो रहा था। वांग जी चिल्लाता और कहता रुक जाओ। तभी कहते हैं अगर तुमने अभी हमारी बात नहीं मानी तो फिर ये सब कुछ तुम्हारे घर तक जाएगा, याद रखना। वांग जी देख रहा था। तभी कहते हैं तुम्हारे घर वालों को ही पता चले तुमने क्या किया, और तुम्हारी फियांसे को ही पता चले कि तुमने क्या किया, किसके साथ क्या करके आए हो। वांग जी चुप हो जाता है। अगर ऐसा हुआ तो उसका रिश्ता ख़राब हो जाएगा और वांग जी को ये नहीं करना था। वांग जी देखता है, फिर मन में कुछ सोचता है और एक गहरी सांस लेता है और चुप हो जाता है और शांत हो जाता है। तभी वो देखते हैं कि वांग जी बिल्कुल शांत है। तभी वो कहते हैं प्रीस्ट अपना काम शुरू करिए। जो वांग जी था विंग के साथ सारे रिचुअल्स को परफॉर्म करता है। विंग रोते रोते भी ये शादी कंप्लीट करता है, सारे वाउस लेता है और दोनों लेते हैं। उसके बाद वाउस लेने के बाद 3 टाइम बो डाउन करते हैं और उसके बाद उन लोग को किस करने को कहा जाता है। वांग जी गुस्से में था बट वो फिर भी विंग की तरफ फेस करता है और अपने हाथों की तरफ इशारा करता है। तभी वो एक पर्सन आता है और धीरे से वांग जी के हाथ को खोल देता है। वांग जी अपने हाथों को देखता है। बाकी वो लोग सब डंडे के साथ वहीं खड़े थे कि वांग जी अगर भागेगा तो उसे पीट डालेंगे। वांग जी विंग के नेक को पकड़ता है, उसके वेल को हल्का सा साइड करता है और उसे किस करता है, बस ऐसे पैक, और ये शादी कंप्लीट होती है। प्रीस्ट कहते हैं ये शादी कंप्लीट है। वांग जी बस चुपचाप था। तभी विंग की मदर और फादर काफ़ी खुश होते हैं, उनके बच्चे की शादी हो गई, लेकिन विंग खुश नहीं था और ना ही वांग जी। बाकी गांव वाले भी खुश थे कि हाँ चलो जिसके साथ ये सब कुछ हुआ उसके साथ भेज दे रहे हैं शादी करके, अब उनकी इज़्ज़त ख़राब नहीं होगी। तभी विंग की मदर आती हैं और एक पोटली देती हैं कपड़े की और कहती है ये तुम्हारे लिए सारा सामान है, विंग अपना ध्यान रखना। विंग देखता है। तभी जो मुखिया थे वो कहते हैं अब तुम जा सकते हो हमारे यहाँ के ओमेगा को लेकर, तुम्हारा मन हो तो इसे लेके यहाँ आ जाना, इसके घर वालों से मिलवाने, सारी तुम्हारी चॉइस है, बाकी अगर नहीं तो इसके घर वाले तुम तक आ जाएंगे। वांग जी आइज़ रोल करता है और कुछ नहीं कहता है और आगे बढ़ जाता है। कोई कुछ भी नहीं, बो डाउन नहीं, कुछ भी नहीं। वांग जी का खून खोल रहा था, वो मुठ्ठियाँ कस लेता है। इधर विंग उसके पीछे पीछे आने लगता है। वांग जी विंग की आवाज़ को सुन रहा था, उसके चलने की, मतलब कि विंग ने ऐसे कपड़े पहने थे जिसमें आवाज़ थी, जिसमें पत्थर लगे हुए थे छोटे छोटे और वो साउंड करते थे बहुत प्यारा सा। विंग पीछे पीछे जा रहा था, अब उसे जाना था। विंग की मदर उसे हक करने की कोशिश करती है बट विंग मना कर देता है, मतलब कि दूर हो जाता है। उसके फादर भी आते हैं लेकिन विंग वांग जी के पीछे चला जाता है। विंग गुस्सा था सच में, क्योंकि विंग ने बहुत ट्राई किया था। विंग अपने माता पिता को रो रो के बहुत मना रहा था कि उसकी शादी ना करे इस इंसान से। विंग नहीं जानता है गलती से हो क्या, उसे नहीं पता था इसमें विंग की क्या गलती, उस इंसान ने अटैक कर दिया मेडिसिन के कंट्रोल में आके, तो इसमें विंग की क्या गलती, क्यों आखिर विंग को फेस करना पड़ेगा ये सब कुछ। बट उसके पेरेंट्स ने कुछ नहीं सुना। विंग इसलिए नाराज़ था और नाराज़ होकर निकल लेता। उसके पेरेंट्स देखते हैं और कुछ नहीं कहते।
वो जाने देते विंग को, इतना ईज़िली जाने देते जैसे कुछ हुआ ही नहीं। विंग एक बार टर्न होकर देखता है और बस गुस्से में वांगजी के पीछे निकल जाता है। यहाँ से पैदल जाना था, रास्ता इतना कठिन था कि किसी चीज़ से नहीं जा सकते। वांगजी को कोई रास्ता नहीं पता था यहाँ का, बस वांगजी चलता चला जा रहा था। यहाँ से उसे निकलना था। वांगजी इरिटेट हो रहा था। वांगजी 2-3 बार किक करता है बर्फ़ में और विंग डर जाता है। वांगजी बस बर्फ़ को ऐसे ही पैर से मारते हुए जा रहा था और इरिटेट हो रहा था। जब वो काफ़ी दूर पहुँच जाता है तब कस के चिल्लाता है बुरी तरीके से, जिसकी आवाज़ सुन के विंग काँप जाता है। वांगजी ग्रोन करता है और बहुत बुरी तरीके से चिल्लाता है। वांगजी अचानक से नीज़ पे गिर जाता है और वो सच में नहीं चाहता था ये शादी। वांगजी के लिए शादी मजाक नहीं है, लेकिन इन लोगों ने मजाक बना दिया। वांगजी खुद से इरिटेट था और सबसे ज़्यादा विंग से कि आखिर ये इंसान क्यों आया उसके पास, मरने देता कम से कम ये सब कुछ तो नहीं होता। और फिर कैसे वांगजी इसके साथ ये सब कुछ करने लगा। वांगजी तो फंस गया था, सारी बातें थी। वांगजी क्लियर भी नहीं कर पाया और ना ही अब करना चाहता था। वो विंग से बात भी नहीं करना चाहता था। वांगजी उठता है धीरे से और अब वो देखता है चारों तरफ। पीछे देखता है तो गांव नहीं था, काफ़ी दूर था, निकल गया था, अब दिखाई नहीं दे रहा था। गांव वाले सब रिलैक्स थे। विंग की मदर रो रही थी और कह रही थी वो चला गया। तभी उसके फादर कहते हैं उसे जाना ही था, लेकिन हमारा बच्चा अब मैरिड है और उसकी लाइफ अच्छी ही होगी। तभी वो हामी सिर करती हैं और चली जाती हैं। नॉर्मल था, गांव के लिए ये सब कुछ होता रहता था। काफ़ी बार शहर के लोग आते थे, यहाँ के ओमेगा के साथ ये सब कुछ करते थे और शहर वालों के साथ शादी करा के भेज दिया जाता था और सारे शहर वाले आराम से कर लेते थे। बस वांगजी इरिटेट कर रहा था उन्हें, तभी उसकी कुटाई करके उसकी शादी कराई गई थी। बाकी तो ईज़िली वो डर के मारे जितने भी आते थे शहर के लोग आराम से शादी करके ले जाते थे। फिर उनके ओमेगा का क्या हुआ क्या नहीं कुछ पता नहीं। वो लोग रिलैक्स हो जाते हैं जाके और अपने अपने काम में लग जाते हैं। ये सब बहुत सडन क्या था, जैसे कोई मुसीबत अपने सर से उतार दी हो। विंग को पता था यहाँ के सारे तरीके, विंग को पता था कि उसके जाने के बाद सब नॉर्मल हो गए होंगे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, उससे सब भूल जाएंगे, जैसे कि उनके गांव में ओमेगा की कोई वैल्यू नहीं, यहाँ तक कि उसके माता पिता की भी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं। विंग हेड चेक करता। वांगजी आसपास देख रहा था, उसे कुछ भी समझ नहीं आता। वांगजी सर खुजाता और कहता मैं कहाँ से आया था, कहाँ जाऊँ, कुछ पता नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं कैसे जाऊँगा यहाँ से दूर। उसे चिढ़ मच रही थी। तभी विंग पास आता है और साइड में आके खड़ा हो जाता है। वांगजी घूर के विंग को देखता है, उसकी आंखें पूरी रेड हो गई थी गुस्से में। विंग धीरे से कहता है आप ये जो जंगल है यहाँ से जा सकते हो, मुझे लगता है उस तरफ आप फॉरेस्ट के उस तरफ से आए हो क्योंकि वहीं पे सिटी है और सिटी के लोग हैं, तो आप यहाँ से जा सकते हो, लेकिन यहाँ से पैदल ही जाना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ है। वांगजी घूर के देख रहा था और वो फिर चलने लगता है फॉरेस्ट की तरफ और विंग पीछे पीछे। वांगजी इग्नोर करता है और ऐसे ही जा रहा था और कंटिन्यू था। ऐसे ही चलते चलते एक फॉरेस्ट पूरा क्रॉस करते वो लोग और नाइट हो जाती है। वांगजी थक चुका था और फॉरेस्ट पार कर चुका था। अब उसी जगह पे वो लोग आ गए थे जहाँ से विंग ने वांगजी को बचाया था। तभी वांगजी आगे बढ़ता है और यहाँ से अब चढ़ाई करनी थी पहाड़ की, क्योंकि गांव नीचे साइड पे था और जहाँ से वांगजी आया था वो ऊंचे साइड पे। वांगजी चल रहा था बर्फ़ में, अंधेरा हो चुका था, दिखाई नहीं दे रहा था, फिर भी वांगजी चल रहा था, उसे फ़र्क नहीं पड़ रहा था। अब इसमें वो दब के भी मर जाए तो उसे फ़र्क नहीं। वहीं कहता रुक जाओ, तूफ़ान आ सकता है और हम बर्फ़ में दब सकते हैं। वांगजी इग्नोर करता है। वहीं कहता रुक जाइए ना। वांगजी बिल्कुल इग्नोर करता है। रात में तूफ़ान कई बार आता था, इसलिए विंग डर रहा था। विंग वांगजी के पीछे पीछे आ जाता, बिल्कुल साइड में, बिल्कुल दूर नहीं। विंग कहता रुक जाओ, मैं थक गया हूँ, सुबह से चल रहा हूँ, बहुत दर्द हो रहा है पैर, रुक जाओ। वांगजी इग्नोर करता है। वांगजी सुन ही नहीं रहा था। विंग बच्चा था, थक गया था, हालांकि उसे हैबिट थी यहाँ की, लेकिन फिर भी वो थक गया था। कंटिन्यू वांगजी चला रहा था और वांगजी अपने गुस्से में चले जा रहा था। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि वो थक रहा है नहीं थक रहा है। उसके अंदर इतना एंगर था कि उसे एहसास नहीं था अपने थकान का। और इधर विंग काफ़ी हद तक चल रहा था, उसके हाथों में पोटली भी थी, सामान था,
जिसकी वजह से वो थक रहा था। विंग कहता रुक जाओ, प्लीज़ रुक जाओ, थक रहा हूँ मैं। वांग जी कहता चुप रहो, तुम्हें रुकना है तो रुको, मैंने तुम्हें रोका नहीं है। विंग कहता क्या कह रहे हो, आप मेरे हस्बैंड हो, आप चले जाओगे तो मैं। तभी वांग जी टर्न होता है और उसका खून खोल जाता है। वांग जी विंग की तरफ मुड़ता है। विंग बड़ी बड़ी हंस करता है।